हम लोग कल पढ़ रहे थे उपसहसंयोजक यौगिक। हम लोग कल पढ़ रहे थे उपसहसंयोजक यौगिक, और इस उपसहसंयोजक, देखो जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग समझ लेंगे। और उस उपसहसंयोजक यौगिक को समझने से पहले हमने कहा था कि देखो हमको कुछ नहीं समझना है, चैप्टर क्या होता है उसके बारे में नहीं समझना है। सबसे पहले हम लोग को समझ लेना है कि हम लोग ये जो पूरा फर्स्ट वाला बुक था, इस पूरे फर्स्ट वाले बुक में अकार्बनिक लवण पढ़े हैं। अकार्बनिक, साफ साफ बोले, अकार्बनिक यौगिक पढ़े हैं। अकार्बनिक यौगिक मतलब आप अधिकतर इस तरह के यौगिक पढ़े हैं जिसमें कार्बन नहीं था, ठीक है। लेकिन जो अगला चैप्टर चालू होगा और सेकेंड वाले बुक कार्बन कार्बन पढ़ते 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 बहुत ज्यादा कार्बन पढ़ेंगे। इतना ज्यादा कार्बन पढ़ेंगे कि जब टेस्ट में 2, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पाएंगे तो करिखा पोतने लायक हो जाएंगे। पूरा कार्बन 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 जिसने रहता है तो पूरा ऐसे ऐसे कार्बन पूरा लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्बन लगा सकते हैं। कार्बन होता है कोयला, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अकार्बनिक यौगिक, और हमने कहा था कि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला वाला जो था, जो अकार्बनिक यौगिक था, इसको हम लोग कहते थे साधारण लवण। साधारण लवण, इसका एक और नाम था सरल लवण, ठीक है, सरल लवण। दूसरा था योगात्मक लवण। योगात्मक लवण, हमने कहा था साधारण लवण या फिर जो सरल लवण था, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन के आयनों में टूट जाते हैं। हाँ, लेकिन शर्त थी कुछ। शर्त ये थी कि ना वो हाइड्रोजन आयन बनाने वाले हैं, ना वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाने वाले हैं। इनके अलावा अगर वो अपने जलीय विलयन में टूट जाते हैं तो इस तरह के लवण को हम लोग कहते हैं साधारण लवण या सरल लवण। इसमें धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, एक तो धनायन एक तो ऋणायन, ठीक है। जैसे मान लो हमारे सामने था NaCl, KCl हो गया, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो एकदम सिंपल वाले जो पदार्थ थे, जो धनात्मक और ऋणात्मक बनाते थे, जल में डालते थे तो वो अपने आयनों में टूट जाते थे। इस तरह के जो भी यौगिक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सरल लवण। हाँ, लवण इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर वो हाइड्रोजन आयन देने लगेगा तो अम्ल कहलाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन देने लगेगा तो क्षार। लेकिन इसके अलावा भी अगर वो जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जा रहा है तो लवण कहलाएगा। अगर अपने आयनों में नहीं टूटेगा तो हम उसको लवण नहीं कह सकते, भी ध्यान रखिए। भले प्लस माइनस हो अलग बात है, लेकिन तो उसके जलीय विलयन में उसको अपने आयनों में टूटना जरूरी होता है, और अगर वो अपने आयनों में नहीं टूटेगा तो फिर वो लवण नहीं कहलाएगा, ठीक है। हाँ, HCl दादा हो हम काय बताएं, HCl भी अपने जलीय विलयन में आयनों में टूट जाता है, लेकिन H+ नहीं देना चाहिए, हमने बोला था। और अगर H+ दे दिया तो फिर वो अम्ल कहलाने लगता, तो लवण नहीं हुआ। योगात्मक लवण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। योगात्मक जो तत्व थे, लवण थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे यौगिक जो 2 या 2 से अधिक सरल लवणों के योग से बने होते हैं। ये तो सरल थे, लेकिन ऐसे यौगिक जो 2 या 2 से अधिक सरल लवणों के योग से बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं योगात्मक लवण, ठीक है। जैसे हमने बोला था फिटकरी, फिटकरी को हम लोग बोलते हैं एलम। एलम मतलब हम पोटास एलम कह सकते हैं। क्या चीज? K2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये कई सारे लवणों के योग से मिलकर बना है, तो कई सारे लवणों के योग से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग इसको योगात्मक लवण कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि देखो योगात्मक लवण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो हमने बताया था, देखो एक तो पहले होता है द्विक लवण, और हमने बताया था कि 2 या 2 से अधिक सरल आयनों से बने ऐसे यौगिक, ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में टूटकर अपनी पहचान खो देते हैं। पानी में डालेंगे
वो अपने आयनों में टूट जाएगा, प्लस माइनस में टूट जाएगा, और प्लस माइनस में टूट करके ये जो पदार्थ होते हैं अपनी पहचान को खो देते हैं, और इस तरह के पदार्थ को हम लोग कहते हैं मतलब द्विक लवण। और द्विक लवण जो टाइप होता है योगात्मक लवण का, और द्विक लवण में भी आप इसी एग्जाम्पल को रख सकते हैं क्योंकि ये उसका टाइप है ना, तो उसके अंतर्गत हो गया। ठीक है, तो हमने इसको बोला था फिटकिरी को, फिटकिरी को हम लोग बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। ठीक है लवण। अच्छा, एक और हमने एग्जाम्पल के बारे में नॉर्मली हम लोगों ने समझा था द्विक लवण के एग्जाम्पल के बारे में, जिसको हम लोगों ने कहा था FAS। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या था? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। ठीक है, तो FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2O ये द्विक लवण का टाइप था। इतना चीज हम कल बता चुके थे। ठीक है, अगला एक जो भी योगात्मक लवण होता है, इसका अगला एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं संयोजक यौगिक। इसको हम लोग जटिल लवण भी कहते हैं, जटिल लवण कहते हैं, संकर लवण कहते हैं, संकुल लवण भी कहते हैं। ठीक है, और अब हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। तो इतनी बातें कल की रिवीजन थी, अब हम इसको करते हैं ये। किसी को कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आया तो जल्दी से पूछ लीजिए। आइए, दूसरा वाला जो टॉपिक था जिसको हम लोग कहते हैं उपसंयोजक यौगिक, या फिर कहेंगे सर संकर लवण, जटिल लवण, या फिर कह सकते हैं संकुल लवण। इन सभी के बारे में पढ़ना है और यहां से हमारा नया चैप्टर चालू होता है। अभी तक समझिए आप चैप्टर का बेस पढ़ रहे थे, तो अब आपका चैप्टर चालू होता है और अब आपको समझना है कि ये सब क्या होती है। कल हालांकि हमने एक शॉर्ट तरीके से आपको नॉलेज दे दिया था। हमने कहा था कि ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में, ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में टूटते हैं, ये भी टूट जाते हैं, लेकिन सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयनों में भी टूटते हैं। कि ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में सरल आयनों के साथ साथ कुछ जटिल आयनों में भी टूट जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं उपसंयोजक यौगिक। जो सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयनों में, जैसे हमने कहा था K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6 जिसको हम कहेंगे सर पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो हमारे पास होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। दूसरा, अगर इसको पानी में डालोगे ना तो ये टूटेगा। टूटेगा तो कैसे टूटेगा? देखो, पोटेशियम ए प्लस दिखाता, पहले खाने में है पोटेशियम ए प्लस दिखाता, संख्या 4 लिख देते हैं, और हई वाला माइनस में टूट जाएगा FeCN6 पर एक माइनस को आउट करने लगेगा। एक माइनस कैसी? 4 माइनस। पोटेशियम अगर 4 प्लस दिखा रहा है तो फिर 4 माइनस वाले हैं। एक और पदार्थ बनता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। पोटेशियम फेरीसाइनाइड होता है K3FeCN6। ठीक है, ये होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये 3K प्लस में टूटता है और प्लस FeCN6 पर 3 माइनस तो आउट होने लगता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है, ये जो टूट रहा है ये सरल लवण है। ठीक है, ये सरल लवण है और ये जो है ये जटिल है। तो ऐसे लवण, ऐसे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयनों में भी टूट जाते हैं, उन्हें उपसंयोजक यौगिक, संकर लवण, मतलब सब कहते हैं।
ठीक है, यानी जितना उनका नाम लिखा गया है सब कहते हैं। कौन? जो अपने सरल लवण के साथ साथ जटिल आयनों में भी टूट जाएंगे वो लोग। सरल लवण नहीं, सरल आयन कहेंगे, लवण नहीं। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जो सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयनों में भी टूट जाते हैं उन्हें हम लोग उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक, कोई और एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड। डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है? डाई ये Ag हो जाएगा, डाइएमीन यानी यहाँ पे हो गया है NH3 और दूध लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर Cl लग जाएगा। ये भी होता है हमारे संकुल। हम लोग बहुत सारे पदार्थ पढ़ने वाले हैं, सबका नामकरण, ये सब नॉर्मल नाम नहीं पढ़ेंगे, आईपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नेमिंग। ये सभी भी होते हैं संकुल मतलब लवण। ये सभी तोड़ोगे तो साधारण में टूटेगा, देखो है एक साथ टूटेगा प्लस में और है अकेला टूटेगा माइनस में। यानी इसको तोड़ोगे तो किस तरीके से टूटेगा? ए टूटेगा हमारे पास AgNH3 का होल ट्वाइस और इस पर एक प्लस होगा और प्लस Cl माइनस। ये हो गया साधारण आयन और ये हो गया जटिल आयन। और ऐसे पदार्थ जो साधारण आयन और जटिल आयन दोनों में टूट जाते हैं उपसंयोजक यौगिक या संकर लवण कहते। ठीक है, कहलाते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए द्विलवण तथा संकुल यौगिक में अंतर। द्विलवण और संकुल यौगिक में अंतर, सारा अंतर आप लोग हमको बताएंगे, हम तो कुछ नहीं बताएंगे। इधर लिखते हैं हम लोग द्विलवण और इधर लिखते हैं संकुल लवण या यौगिक, कुछ लिख लीजिए, यौगिक अच्छा लगता है। चलिए, द्विलवण में पहला क्या था? द्विलवण में पहला था कि ये जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, संकुल लवण में क्या था? मतलब ये जलीय विलयन में, पहले उसको बोलते हैं तो कहेंगे कि ये जलीय विलयन में अपने सरल आयनों में टूट जाते हैं। इसको बोलेंगे कि ये जलीय विलयन में अपने सरल आयन तथा जटिल आयन में टूटते हैं। टूटेंगे लेकिन सरल में और जटिल दोनों में टूटते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था फिटकरी का। ठीक है, Fe(K2SO4) Cl2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O। तो जब इसको पानी में डाल रहे थे तो अपने आयनों में टूट रहा था। 2 पोटेशियम प्लस बनाएगा K प्लस, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस बना रहा था, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम है जो 3 प्लस बना रहा था, सल्फेट आयन 2 माइनस बना रहा था, संख्या इनकी 3 है। अब पानी तो फिर पानी है, पानी तो पानी में मिल जाना है। तो जब इसको पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, ये अपने आयनों में, जब आप फिटकरी वगैरह खरीद के लाते हैं पानी में डालते हैं तो अपने आयनों में टूट करके गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है द्विलवण। द्विलवण क्या होता है? द्विलवण को जब आप जल में घोलते हैं अपने जलीय विलयन में तो अपने सरल आयनों में टूट जाता है। संकुल लवण के साथ ऐसा नहीं होता है। संकुल में क्या होता है कि जब हम इसको मतलब इसको जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये साधारण आयन और जटिल आयन दोनों में टूटता है। साधारण आयन जैसे एग्जांपल के बारे में हमने बात किया था, तो जैसे कि हमने कहा था डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड, डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ठीक है, डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड, इसको जब आप इसके जलीय विलयन में डाल रहे थे तो कुछ जटिल मिल रहा था। जो बड़का कोष्टकों में रहता है ना वो जटिल आयन होता है। तो ये जटिल आयन हो जा रहा था। हाँ, तो जो ये जटिल आयन हो जा रहा था वो जटिल आयन था AgNH3 का होल ट्वाइस और इस पर आ रहा था प्लस और प्लस Cl पे माइनस। तो एक जटिल हो गया और एक हो गया साधारण आयन। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? जिसको नहीं समझ में आएगा बोलेगा
फिर हमारे सामने पोटेशियम फेरोसाइनेट का आया था CN6, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, पोटेशियम जो था ये प्लस में टूट रहा था, यानी कि प्लस में 4 ठो था, और जो FeCN6 था ये 4 माइनस में टूट जा रहा था। ये नॉर्मल, इनके बारे में हमने आपको बता रखा है, जनरली समझा दिया। दूसरी बात, पहला रूल हमने सीखा कि द्विक लवण जो होते हैं ये अपने जलीय विलयन में अपने सरल आयनों में टूट करके अपनी पहचान खो देते हैं। साफ साफ बोलते हैं कि अपने सरल आयनों में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी पहचान खो देते हैं। संकुल लवण जो होते हैं ये अपने जलीय विलयन में सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयनों में भी टूटते हैं, जिससे इनकी पहचान नहीं खोती है। बताते हैं कि हम जटिल वाले हैं, हम साधारण वाले नहीं हैं। जैसे कि अगर हम तुमको कह दें कि मान लो कि कोई पानी है, पानी में फिटकरी डाल दिया जाए, मतलब किसी को पता ना हो कि पानी में फिटकरी डालना है, कोई साइंटिस्ट हो लैब में चेक करके उसको बताना हो कि बताओ पनिया में क्या पड़ा है, तो वो कई सारे मतलब कल्पनाएं कर सकता है कि है पड़ा होगा, है पड़ा होगा, वो पड़ा होगा। फिटकरी नहीं, डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता कि इसमें फिटकरी पड़ा है, लेकिन इसमें वो डायरेक्ट बता सकता है, क्योंकि है ये ठो अलग मिलेगा, ये ठो अलग मिलेगा। इसमें हम अलग अलग चीजें मिलेंगे, सब आयनों में टूट रहा है, अलग अलग आयनों में टूट जा रहा है, एकदम छोटे छोटे पीस में हो जा रहा है, इसमें छोटे छोटे पीस में नहीं हो रहा है। चलिए इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये जो रहते हैं ये केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान बना पाते हैं। द्विक लवण जो होते हैं ठोस अवस्था में अपनी पहचान बना पाते हैं। अगर ये विलयन में जाते हैं तो हमने बताया ना अपने आयनों में टूट करके अपनी पहचान को खो देते हैं। यानी विलयन अगर बात करें, विलयन में बात करें तो ये अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। ठोस अवस्था में लोग अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। इनके बारे में बात करें तो ये ठोस अवस्था में भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं और एक विलयन में भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। ठोस अवस्था में जो है सो ही है, और विलयन में जब अपने आयन टूटे हैं तो जटिल आयन भी शो कर रहा है। जटिल आयन बता रहा है भैया हम जटिल वाले हम टूटे नहीं है, यानी हम उपसंयोजक यौगिक ही होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन ये होता है कि जो द्विलवण होते हैं, द्विलवण ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। आयनिक, हाँ, तो जो द्विलवण होते हैं, द्विलवण आयनिक बंध के द्वारा, आयनिक मतलब प्लस माइनस, आयन धनायन, तो ये जो है आयनिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। आयनिक बंध मतलब आयन के द्वारा, आयन मतलब धनायन और ऋणायन, आयन उलट होते हैं ना, धनायन और ऋणायन, तो ये धनायन रहते हैं, वो सब प्लस माइनस के द्वारा, ये आयनिक बंध के द्वारा बने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आयनिक बंध के द्वारा बने होते हैं। जो द्विलवण होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक बंध के द्वारा बने होते हैं। लेकिन ये जानते हो ये कौन कौन बंध होता है? ये पहली बात तो तुमको कहीं आयनिक बंध भी देखने को मिल जाएगा, प्लस और माइनस देखने मिला है, आयनिक बंध भी तुमको देखने को मिलेगा, सहसंयोजक बंध भी देखने को मिलेगा, सहसंयोजक बंध भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साझेदारी वाला कुदार जो खरीदा जाता था, हम लोग कुदार खरीद के 50-50 रुपए वाला हुआ, ठीक है। और दूसरा है उप सहसंयोजक आबंध भी देखने को मिलेगा। उप सहसंयोजक आबंध जानते हैं? नहीं जानते थे, हम हैं उसके लिए। आयनिक बंध क्या होता है? प्लस माइनस आपको नजर आ रहा है, यानी धनायन और ऋणायन के कारण आबंध लग रहा है, और जब धनायन और ऋणायन के कारण आबंध लगा है तो उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंध। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, और इस सहसंयोजक आबंध तो हम लोग बहुत ज्यादा इसका पढ़े हैं, बहुत ज्यादा साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन लेना देना, साझेदारी करके बॉन्डिंग बना लेना। उप सहसंयोजक आबंध में ऐसा होता है जब दाता परमाणु अभी नहीं बताएंगे, जब कोई तत्व रहता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन आप नहीं देता है, बॉन्डिंग करने के लिए कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है हमको उनके साथ, देखो हम अकेले नहीं रह पाएंगे, ठीक, तो हमको उनके साथ बॉन्डिंग करना है, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है कि वो हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करें,
तो हमको अपना दोनों इलेक्ट्रॉनवा हमको अपना खुद दे करके बॉन्डिंग से ओके साथ रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दोनों इलेक्ट्रॉन खुद, जैसे कहा जाता है ना कि वो अपना गर्ज, तो वो वाला, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये खुद अपना दे देते हैं किसी दूसरे परमाणु को दे करके, अगर कहीं साझेदारी हुई रहेगी तो उसको बोलते हैं उपसहसंयोजक आबंध। और इस चैप्टर में चूंकि हम उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं तो उपसहसंयोजक आबंध मिलने की संभावना ज्यादा, भी हम पढ़ेंगे तो उसको एकदम मतलब डिस्कस करेंगे। यानी हमने क्या सीखा कि जब देखो पहले वाले में देखो, जब आयनिक आबंध बनता है तो एक तो पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे देता है, ये तो धनायन थोड़ी राय बनता है, ठीक है। तो प्लस माइनस रहते हैं, कोई भुखाई लेता है, जैसे कि हमने कहा H प्लस, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों लोग एक दूसरे से बांट ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। NaCl, HCl को अच्छा कोई हमको ये बता दो पहले, हम HCl को मिटका कहे दिए काहे सहसंयोजक आबंध बना सकता है, काहे आयनिक बंध नहीं बना सकता? जैसे है हम थोड़ा समझा देते उसके बाद पूछते हैं। देखो सोडियम है ना, Na प्लस था, Cl माइनस, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, क्यों? एक इलेक्ट्रॉन अगर यही वाला इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, हाँ अगर यही वाला इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो ये बेचारे चल जाते हैं में, और अगर 18 के तत्व जैसा व्यवहार करने लगता, बोलता हम अस्थायी, ठीक। क्लोरीन इलेक्ट्रोमाइनस क्या दिखा रहा है, क्योंकि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये अभी चल जाता है 18 में, और फिर कहता कि देखो भैया हम फिर से हो गए अस्थायी। तो ये दोनों के पास इलेक्ट्रॉन, एक पास तो ज्यादा है, एक पास तो कम, कहेंगे भैया चलो लेन देन हो जाए, तो ये हो जाता है और NaCl बना लेते हैं आयनिक आबंध के द्वारा, ठीक, आयनों के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी सर कि आप HCl को मिटा क्यों दिए हैं, इसमें भी तो H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, बताइए। क्योंकि सर जो तो खुद के मतलब एक ही है उसके पास, तो कहाँ से दे पाएगा? तो इसलिए वो मतलब साझेदारी करेगा। बहुत बढ़िया, ये सुनना चाह रहे थे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो इसलिए ही कहेगा देखो हम नहीं देंगे। क्लोरीन कहेगा हम तो देंगे नहीं, कहा हम तो खुद भुकाए, ये तो चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, हम साझेदारी कर लेते हैं। तो साझेदारी कर लिए थे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को एक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, कहते चलो भैया हम लोग कर लेते साझेदारी, यानी कुदार खरीद के लाएंगे 50-50 रुपया का, 100 रुपया का रहेगा, हमारे यूज पड़े हम ले जाएंगे, तुम्हारे यूज पड़े तुम ले जाओगे, ठीक। तो ये दोनों साझेदारी हो गए, यानी इसके पास देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा हीलियम वाले पहुंच जाएगा और वो भी अस्थायी बन जाएगा, बनेगा ना, क्योंकि वर्ग 18 का अस्थायी हो गए। अच्छा क्लोरीन के पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो बिहेव करने लगेगा आर्गन की तरह से, वो भी अस्थायी। तो ये आयनिक आबंध बनाता ही नहीं, हो तो बनाता सहसंयोजक आबंध, इसलिए हमने उसको तुरंत मिटा दिया, क्योंकि हमको समझाना था आयनिक आबंध। तो पहले लिखे Cl, फिर हम कहीं नहीं मिटा दिया, ठीक है। हाँ तो कुछ समझाए थे। हाँ जब इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान से होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कोई अपना दे ही देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं आयनिक आबंध। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जैसे एग्जांपल बता दिया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने का मतलब होता है सर कि ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेन देन होगा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, और दोनों इलेक्ट्रॉन का लेकर के हम लोग कर लेंगे साझेदारी, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, लेन देन होता रहता है, मतलब किसी के घर से बातचीत होता रहता है, कोई चीज हम तुम्हारे घर से मांग के ले गए, कोई चीज तुम्हारे हमारे घर से मांग के, तो बात व्यवहार बनल रहता है, समझ में आता है, नहीं तो फिर वैसे दूरियां बढ़ने लगती हैं। आई होता है उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिक किसी को किसी से मतलब है तो कहेगा चलो भैया हम ही तुमको देंगे, तुम नहीं देना समझ में आ रहा है, ठीक है, हम ही भर देंगे, तो कोई दूसरा उसका लाभ उठाने लगता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। यानी जब एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद दे के साझेदारी भी कर रहा है, उसको साझेदारी भी कहा जा रहा है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन खुद दे रहा है, समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन वो वाला नहीं दे रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके साझेदारी कर दे रहा है, तो इसको कहेंगे उपसहसंयोजक आबंध। साझेदारी फिर भी हो रहा है,
लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन कौन एक परमाणु दे रहा है, दोनों नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लोग नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जो पदार्थ यानी सॉरी जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है यानी दोनों इलेक्ट्रॉन देता है उसको दाता परमाणु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है दोनों वाला उसको ग्राही कहते हैं। ठीक है, तो ये आबंध होता है, तीनों आबंध के बारे में हमने आपको समझा दिया। ठीक है।